आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE भी कहते हैं या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर NHE भी हम इसे बोलते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हमें नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में हम क्या कह रहे थे कि हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उसे उसके सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे, यानी यहाँ पे ये दो हाफ सेल हमने ली थी, है ना। और फिर ये जो बाहर क्या करवा रखा है, हमने आउटर सर्किट से कनेक्ट करवा रखा था। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी या जो ये डेनियल सेल थी, ये कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही थी, हमें 1.1 वोल्टेज प्रोवाइड कर रही थी। तो अब ये क्या आ रही थी, ये तो दोनों हाफ सेल्स की वोल्टेज आ रही है, लेकिन अगर मुझे एक हाफ सेल की वोल्टेज या फिर एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे पता करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो हाफ सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, उसके लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी। तो हमने यही कुछ बातें यहां पे लिख रखी हैं कि वी कैन नॉट मेजर, हम मेजर नहीं कर सकते द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, यानी ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है और ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, इनका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है तो वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए सो वी कैन यूज ए, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्ट्रक्चर होता है या जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, देखो इस तरीके से हम बनाते हैं। हम पहले क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। 1 मोलर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, HCl सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट किया जाता है। फिर यहाँ पे एक ट्यूब डाली जाती है कुछ इस टाइप की, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप्ड करी जाती है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के लिए। और यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास आउट करते हैं एक ATM प्रेशर के ऊपर। ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। इसमें हाइड्रोजन गैस पास आउट करी जाती है इस सॉल्यूशन के अंदर से, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर से एक ATM प्रेशर के ऊपर। और यहाँ पे ये जो रॉड है, ये जो डाली गई है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की रॉड डाली गई है। ये प्लेटिनम वायर है, यहाँ पे ये क्या है, ये है प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम की वायर है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के लिए। तो हम इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, आप लिखेंगे इन विच इसके अंदर क्या होता है, इन विच हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर क्या करी जाती है, हाइड्रोजन गैस पास आउट करी जाती है। तो आप लिखेंगे इन विच हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, पास्ड थ्रू द, किसके अंदर से पास किया जाता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, पास थ्रू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। और कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको पास आउट किया जाता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में पास आउट कर रहे हैं, देखो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसकी प्रेजेंस में पास आउट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया की, इलेक्ट्रॉन की क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। तो आप लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम, जिसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड होती है आपकी, ये दोनों तरीके से काम कर सकती है, एज एन एनोड भी और एज एन कैथोड भी। तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे इट कैन वर्क एज, किस तरीके से काम कर सकती है ये, कैथोड एज वेल एज एनोड। इट कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। ये दोनों तरीके से क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अब देखो एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से चलेगी, देखो हाइड्रोजन
गैस हम इसके अंदर से पास आउट कर रहे हैं और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज आउट करेगा एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे रिएक्शन चलेगी कि हाइड्रोजन गैस थी आपके पास में, वो 2 H पॉजिटिव आयन बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन तो चलती है एनोड के ऊपर, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करती है। ये जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर एनोड की तरह बिहेव करेगी तो ये वाली रिएक्शन चलती है। और अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगी, अब कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो आप उल्टी करके लिख दो इसे कि 2H पॉजिटिव प्लस में जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी ये बना देगी हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। अब बात आ जाती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है। ये जो हमारी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है, तो वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ NHE, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन करी जाती है। तो देखो ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। गैस डाली गई है इलेक्ट्रोड के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन में क्या आ रहे हैं, फिर आयंस आ रहे हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रोड है आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये है गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है, पहले हम जो हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं उसको हम लिख देते हैं। देखो ये हमने हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाली है, फिर आयन लिखते हैं। आयन किसके आ रहे हैं भाई, H पॉजिटिव यानी HCl आ रहा है, तो HCl के अंदर कौन से आयन निकलते हैं, H पॉजिटिव आयन निकलता है। तो फिर हम लिखते हैं आयन, पहले हमने गैस लिख दी, फिर हम लिखेंगे आयन यानी H पॉजिटिव आयन लिखेंगे। ठीक है, ये आयन हो गए। और किसकी प्रेजेंस में चल रही है, तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में चल रही है, तो पहले लिखी जाती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये आ गया प्लेटिनम जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। और H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, तो हमने यहाँ पे 1 मोलर लिख दिया। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप 1 ATM भी लिख सकते हैं। 1 ATM क्या बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास आउट करी गई है 1 ATM प्रेशर के ऊपर। तो ये था आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे, देखो हेडिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ NHE, लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, पहली लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे जो ये कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, देखो 1 ATM प्रेशर, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। और टेम्परेचर कितना लिया जा रहा है यहाँ पे, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, इसकी जो कंडीशन है किस टेम्परेचर के ऊपर चल रही है, 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, और इन कंडीशन को मेंटेन कर पाना क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप लिख सकते हैं पहली लिमिटेशन कि इट इज difficult to maintain the standard condition of 1 ATM pressure, कौन कौन सी कंडीशन भाई, 1 ATM प्रेशर की एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन, और 1 मोलर कंसेंट्रेशन की जो कंडीशंस हैं उन्हें मेंटेन कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और सेकंड लिमिटेशन क्या होती है, देखो ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। यानी अगर मैं कहूं इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कह रहा हूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, E0, या तो हम रिडक्शन लगा देते थे यहाँ पे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल बन गया, या फिर हम क्या करते थे, E0 जो पहले क्या होता था, पहले आयंस होते थे, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैस बन जाते थे। तो किस तरीके से होगा, देखो H पॉजिटिव आयन होंगे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसकी जो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। देखो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव आयन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी हाइड्रोजन गैस बनी होगी, तो इज इक्वल टू वो 0 होती है। और अगर आपसे कह दे कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो भी 0 के बराबर होती है, यानी E0 हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तो H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ या जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ उसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की ही 0 होती है। इस इलेक्ट्रोड की जो NHE है आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी 0 वैल्यू होती है, और इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि हम जब हाफ सेल ले लेंगे और इसको NHE के साथ में कनेक्ट करवा देंगे तो ये जो यहाँ पे मीटर होता है वो केवल एक ही सेल की रीडिंग शो करेगा, जिससे हमें हाफ सेल की जो पोटेंशियल होता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है कि इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या हो जाएगी। तो सेकंड लिमिटेशन ये हो जाएगी कि अगर इस सेल के अंदर जो हमारी जो NHE सेल है या NHE जो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंप्योरिटी आ जाती है, देखो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी इंप्योरिटी आ जाए तो ये 1 मोलर की कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर चेंजेस आ जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो ना रह के या जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जीरो ना रह के कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें जो रीडिंग्स मिलेंगी कैलकुलेशन के दौरान वो क्या मिलेंगी, गलत मिलेंगी। तो इसकी सेकंड लिमिटेशन है, क्या लिखोगे इसके अंदर, एनी impurity will change the standard electrode potential, will change the standard electrode potential किसका चेंज कर देगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये आपकी आ जाती हैं दो लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं कि इनकी मेजरमेंट कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाने के लिए। यानी अब हम एग्जांपल लेंगे, एक तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, पहले हम इस हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करेंगे, फिर इस हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करेंगे, फिर हम उनकी रीडिंग्स देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करता है ये। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का किसी एलिमेंट के लिए। यानी हमने हाफ सेल का क्या निकालना है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। और हमें पता है कि हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपने निकालना है तो आपने उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी कौन सी थी, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जो हाफ सेल होता है वो कभी भी वर्क नहीं करता, आपको वर्क करवाने के लिए उसे किसी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से क्या करवाना पड़ता है, कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो यही बात हमने लिखी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं सिंगल हाफ सेल डज नॉट वर्क, कि जो सिंगल हाफ सेल होती है वो काम नहीं करती है। हेंस हाफ सेल ऑफ एन एलिमेंट, इसीलिए हमें हाफ सेल को कनेक्ट करवाना पड़ता है किससे, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, टू कंप्लीट द सेल, ताकि सेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको रेफरेंस हाफ सेल से कनेक्ट करवाते हैं, फिर इस हाफ सेल की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इस हाफ सेल को कनेक्ट करवा देंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, फिर इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इससे हम हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कनेक्ट करवाते हैं किस तरीके से होगा। यहां पे मैंने दोबारा से क्या बना दिया, ये जिंक वाली हाफ सेल बना दी। यहां पे मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले ली और इसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड जो इस तरफ मैंने क्या ले ली, मैंने यहाँ पे ले ली नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मैंने यहाँ पे 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन डिप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन है। यहाँ पे फिर मैंने एक टेस्ट ट्यूब टाइप की इस टाइप से लगा दी, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस पास आउट कर रहा हूँ और ये मैंने लगा दी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट करवा दी। फिर क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा दिया, ये मैंने करवा दिया कनेक्ट। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेटल की इलेक्ट्रोड होती है, जैसा उसका बिहेवियर होता है वो उसी तरीके से बिहेव करती है। जैसे यहाँ पे जिंक की क्या एबिलिटी थी, वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करता था, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरह बिहेव कर सकता है, एनोड भी और कैथोड भी। तो यहाँ पे जो ये NHE है ये बिहेव करता है एज एन कैथोड की तरह, भाई कैथोड की तरह ये बिहेव करता है। तो देखो अब क्या होगा, यहां से हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, यानी ये इसकी वैल्यू निकालनी है। और इनको आप साल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करवा सकते हैं, इस तरीके से बन गया हमारा सेल एक। अब हमें फाइंड आउट करना है सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल निकालने का क्या फार्मूला था, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये सेल पोटेंशियल निकालने का आपका फार्मूला था। अब हमें पता है कि जो NHE होता है वो तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ या जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हुआ उसकी तो जीरो वैल्यू होती है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। तो यहाँ पे इसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, यानी E0 कैथोड की वैल्यू आ जाएगी जीरो। और E0 एनोड क्या है, E0 एनोड है आपका जिंक। यानी यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो ये मीटर आपकी शो करेगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो जिंक हाफ सेल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी माइनस E0 एनोड के बराबर, और वो वैल्यू कितनी शो करता है, मीटर आपकी शो करता है -0.76। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो जिंक की जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो -0.76 है। यानी आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि E0 जिंक 2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -0.76, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपने किसी भी हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉपर जो इलेक्ट्रोड है आपकी उसकी फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं।
तो देखो डायग्राम कैसे बनाओगे आप कॉपर इलेक्ट्रोड निकालने के लिए। यहाँ पे हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड बनी हुई थी, ये कॉपर इलेक्ट्रोड थी और इसको डिप किया गया था किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ये हमने डिप कर दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या बनानी है, यहाँ पे हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनानी है। ये हमने इस तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना ली। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस पास आउट करवा दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड लगा दी, जो कि क्या करती है, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, पास आउट हो सके। और यहाँ पे क्या लिया गया है, 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन लिया गया है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं आउटर वायरिंग के द्वारा और यहाँ पे अंदर की तरफ क्या लगा देते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज हम लगा देते हैं इस तरीके से। आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे ये कॉपर किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह। डैनियल सेल के अंदर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था, तो यहाँ भी ये कैथोड की तरह ही बिहेव करता है। और जो NHE होता है वो तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह और एनोड की तरह भी। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन एनोड की तरह बिहेव करता है। और हमें पता है NHE का जो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ या जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ वो क्या होता है, 0 होता है। तो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये रहा, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसकी जो E नॉट कैथोड की वैल्यू यहाँ पे जो ये मीटर में जो शो करता है वो वैल्यू आपकी निकल के आती है प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई हाफ सेल की। ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी हाफ सेल की, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड जो हाफ सेल है आपकी, उसकी वैल्यू, सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किस तरीके से करोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके किसी भी हाफ सेल की क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी हाफ सेल की अलग से नहीं निकाली जा सकती, उसके लिए आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।